इज़ इंडिया रियली गोइंग टूवर्ड्स अ डिक्टेटरशिप? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि ध्रुव राठी और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये बोले जा रहे हैं कि इंडिया डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है एंड इंडिया इज़ नॉट नाउ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इज़ इट ट्रू? इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें दोनों चीज़ों की डेफिनेशन जाननी पड़ेगी। तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ डेमोक्रेसी है मतलब वहाँ पे लोकतंत्र का राज है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे जो लीडर है वो पीपल्स ऑफ द कंट्री इलेक्ट करते हैं, यानी जो लीडर है उससे लोकतंत्र चुनती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी होता है उससे लोकतंत्र इलेक्ट करती है। उसे अपन और बेसिक लैंग्वेज में समझे, यानी कि द पीपल अमॉन्ग देमसेल्व्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल गवर्न देम। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी है सिविल लिबर्टीज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सिविल लिबर्टीज़ यानी जो पीपल ऑफ द कंट्री है उनके पास में राइट हो, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एंड लोगों को बोलने की पावर मिले, लोग कुछ भी अपने मन से लिख सके, कह सके। तो या ये दोनों के दोनों जो अभी तक मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई ये सारे के सारे अपने कंट्री में है। अगर सिविल लिबर्टीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं होता तो मेरे जैसा बंदा जो अभी तक वोटिंग करने लायक भी नहीं हुआ है, वो आपके सामने बोल नहीं पाता, वो भी बिना डरे। तो या अपने कंट्री में ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी पे किसी और चीज़ का प्रेशर ना हो। जुडिशरी विदाउट एनी अपर प्रेशर कैसे भी कुछ भी डिसीजन ले सकती है विदाउट एनी गाइडेंस और विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा है ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन पार्टी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर अपना अपोजिशन पार्टी ही अच्छा नहीं होगा तो कैन यू इमेजिन कि अगर आप एक रेस में हो, ठीक है, और अगर वो रेस में अगर आप इकलौते इंसान हो तो ऑब्वियसली 100% है कि आप ही वो रेस जीतोगे, क्योंकि आपके अलावा कोई और कंपटीशन में है ही नहीं। और अगर आपके अलावा कोई कंपटीशन में है ही नहीं तो ना आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे और ना आप अच्छा परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसे एग्जांपल अपने कंट्री के साथ है। अगर अपनी कंट्री में एक ही पार्टी रहती तो वो पार्टी विदाउट एनी फियर ऑफ कंपटीशन वो पार्टी बेझिझक कंट्री में रूल करती और कंट्री में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता, कंट्री बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती रहती, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अलावा कोई और नहीं है। बट इफ़ देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग अपोजिट पार्टी, तो अगर कोई भी गलत काम लिया रूलिंग पार्टी ने तो स्ट्रॉन्ग अपोजिट पार्टी ऑन द मार्क उन पे ब्लेम करेंगी। तो जीतने का डर रहता है, हारने का डर रहता है, जीतने की उम्मीद रहती है। अगर एक ही पार्टी रहेगी तो वो एक पार्टी को हारने का डर ही नहीं रहेगा। पर अगर वहाँ पे बहुत सारी पार्टी रहेगी तो अगर रूलिंग पार्टी ने कुछ भी गलत कदम उठाया तो उन्हें पता है कि अगर उन्हें कुछ भी गलत किया तो रूलिंग पार्टी को कंट्री को अपना बेस्ट देना पड़ता है। अगर उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया तो अपोजिट पार्टी उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और उनके पास पूरी पावर है अपोज में आवाज़ उठाने की। तो अपोजिशन पार्टी का ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अपोजिशन पार्टी ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं रहेगी तो रूलिंग पार्टी को बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा और वो गलत कदम भी उठाए तो उन्हें कोई जज करने वाला नहीं रहेगा। अपोजिशन पार्टी अगर अच्छी रही और ऑर्गेनाइज रही तो वो रूलिंग पार्टी पे ब्लेम्स कर सकती है, उनकी गलतियाँ और उनकी कमियों पे फ़ायदा उठा सकती है। तो ये कंपटीशन होने की वजह से जो रूलिंग पार्टी है उसको अपना बेस्ट देना पड़ता है और उनको एक भी गलती नहीं करनी पड़ती है। उसकी वजह से पूरे कंट्री को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। और अपने इंडिया में भी जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो पूरा विदाउट एनी प्रेशर कैसे भी बेझिझक कुछ भी कंट्री के रूलिंग पार्टी पे ब्लेम कर सकते हैं और उन पर कोई भी आवाज़ उठा सकते हैं। और उसी वजह से जो रूलिंग पार्टी है उनको भी एक टेंशन और एक प्रेशर रहता है कि उनको अपना बेस्ट देना पड़ेगा कंट्री को, नहीं तो
जो रूलिंग पार्टी है वो जल्दी ही डिसमिस हो जाएगी और जो अपोजिशन पार्टी है उसको रूलिंग का चांस मिलेगा। तो या 5वां पॉइंट रहता है रूल ऑफ लॉ, मतलब कि जो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स इन अ डेमोक्रेसी एंड नो वन इज़ अबव द लॉ, मतलब कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, सब लॉ के नीचे और सब लॉ के नीचे समान है और समान है। द लॉ इज़ सुप्रीम एंड ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। लॉ के नीचे सब के सब समान है और सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। एंड यप, तो ये पाँचों के पाँचों पॉइंट्स अपने इंडिया में अच्छे से अप्लाई होते हैं। एंड जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके वजह से अपन कंट्री के गवर्नमेंट पे ब्लेम भी कर सकते हैं कि अगर सपोज़ मैं एक जगह रहता हूँ और वहाँ के एक जगह चीज़ों का अच्छे से रोड्स अच्छे नहीं बने तो मैं ब्लेम कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरे पास सिविल लिबर्टीज़ में एक राइट है, राइट टू स्पीच, कि मैं बोल सकता हूँ बेझिझक कि आपने ये सही नहीं किया है, आपने ये गलत किया है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं इस्तेमाल करके कैसे भी बेझिझक उनकी कमियां निकाल के अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए जा सकता हूँ। और आजकल सोशल मीडिया के वजह से अगर गवर्नमेंट ने एक भी गलत काम उठाया तो ऐसी चीज़ें फटाफट से वायरल हो जाती है कि सबको पता लग जाता है और इसी वजह से गवर्नमेंट को अपना बेस्ट ही देना पड़ता है, नहीं तो जब भी अगला इलेक्शन रहेगा तो उनके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी कारण से, और आजकल जैसे ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया एक डिक्टेटर बनता जा रहा है, उन्होंने अपने थंबनेल में भी क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया है। वो बोल रहे हैं इंडिया इज़ गोइंग टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप। इसका क्लियर आंसर है नो, इंडिया इज़ नॉट अंडर डिक्टेटरशिप। इंडिया इज़ अ प्रॉपर, मीन्स आई कैन से कि डेमोक्रेसी का अगर कोई पिक्चर हो तो वो इंडिया ही है। इंडिया के अंदर सारे जो टिक मार्क्स होते हैं एक डेमोक्रेसी में, वो सारे के सारे टिक मार्क्स लगे हुए हैं। एंड इंडिया इज़ अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया के अंदर सारे लोकतंत्र की शक्ति है और अपन बोल सकते हैं कि अपना जो देश है भारत, इट इज़ ओनली ऑन लोकतंत्र। और या अपन एक 140 करोड़ की जनता है और अपने अंदर इतनी पावर है कि वी आर द बेस्ट, वी आर इन द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। इलेक्शन भी जैसा हुआ है उससे हमको समझ में आता है कि इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक, क्योंकि बीजेपी बोल रही थी अब की बार 400 पार। इस बार तो मेजोरिटी 272 सीट्स भी नहीं लेके आए, वो सिर्फ और सिर्फ 240 पे अटक कदम थे और उसका कांग्रेस ने फ़ायदा उठा लिया और उन्होंने पिछले बार 42 सीट्स लाए थे, उससे डबल ला लिए, लगभग 100 सीट्स ला लिए, 99 सीट्स। और पर तो भी इस बार गवर्नमेंट एनडीए की बनेंगी, पर इस बार हमने डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया का एक पावर देखा है कि एक तरफ से डोमिनेशन नहीं है, देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन। अगर तुम खराब करोगे तो हम तुम्हारे पीछे हैं और हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। एंड फियर ऑफ लूजिंग, मतलब जो डर है हारने का, उसके वजह से सबको अपना बेस्ट देना पड़ता है। पार्टीज़ को हारने का डर रहता है, उसके वजह से वो अपना बेस्ट ही देते हैं और इसी वजह से अपनी कंट्री डेवलप्ड होते जा रही है। तो या इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। मिलता है आपसे जल्दी ही न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।